everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग की जाती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया फेस्ड मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हम आजाद हुए ही थे 1947 में, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी इंडियंस को। क्यों? क्योंकि अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें अपना देश खुद चलाना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सब कुछ मैनेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे कि पॉवर्टी हमें देखने को मिली, गरीबी बढ़ने लगी इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। जो ब्रिटिश कंपनीज थी यहाँ पे इंडिया में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी इंडियंस के लिए, वो इंडियंस को एम्प्लॉय कर रही थी अपनी कंपनीज में। लेकिन अब जब हमने एक तरह से आजादी पा ली उस ब्रिटिश रूल से, जब हम आजाद हो गए, उसके बाद हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के चले जाने के बाद से इंडिया जो है अब उसे अपनी खुद की नेटिव कंपनीज की ग्रोथ करवानी थी। अब इंडिया में हमें अपनी खुद की नेटिव जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सेटअप करनी थी। तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम पीरियड में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी कि लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगारी बढ़ी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उतना नहीं हुआ करता था। इवन हम लोगों को स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में हम लोगों को यूएसए जो है उससे सपोर्ट लेनी पड़ी। यूएसए से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करवाने पड़े, वीट इंपोर्ट करवाना पड़ा अपने देश में यूएसए से। तो ये सारी बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स थी जिससे सफर कर रहे थे इंडियंस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट प्लान डेवलपमेंट टू रिबिल्ड द इकोनॉमी। अब जैसे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, अगर हम अपने घर की बात करें, तो क्या होता है कि जो मॉनेटरी फंड्स होते हैं हमारे, जो भी हमारी इनकम है, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उन्हें मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हमें कहाँ पे कितना स्पेंड करना है मनी, कितना मनी स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, जब हम प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, तब जाकर के हम इजीली अपने मनी को मैनेज कर पाते हैं और फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाते हैं। अब वैसे ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी सोचा, जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए, जो हमारे लीडर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी लीडर्स ने सोचा कि अगर हमें देश सही से चलाना है, अगर हमें अपने देश का विकास करना है, यानी अगर हमें अपना जो नेशन है, यानी अगर हमें अपना नेशनल डेवलपमेंट करवाना है, हमें अपने नेशन को डेवलप करवाना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाने लगी 1950 के बाद से। क्योंकि 1950 में प्लानिंग कमीशन ये बॉडी बनाई गई थी जो कि प्लान बनाया करती थी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। हम नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, वो प्लानिंग की जाती थी इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तो 1950 के ऑनवर्ड्स हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के थ्रू नेशनल लेवल पे प्लान्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए। बजट्स पास होते हैं हर साल कि हमें कितना मनी जो है, कितना मनी हमें खर्च करना है किस फील्ड के डेवलपमेंट में। स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती हैं। नाउ व्हाट इज प्लान डेवलपमेंट? प्लान डेवलपमेंट है क्या? इट मींस दैट द गवर्नमेंट मेक्स अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देश की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स बना रही है गवर्नमेंट, वो होते हैं प्लान डेवलपमेंट। यानी हम अपने डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बना रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लान डेवलपमेंट। और इस सिस्टम के अंडर में, यानी जब हम प्लानिंग करते हैं तब क्या होता है, द गवर्नमेंट डिसाइड्स प्रायोरिटीज एंड गोल्स। गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज सेट करती है, यानी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं, यानी ये जो है इनमें हमें सुधार करने ही करने हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी ही है सभी सिटीजन्स को। एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना है हर एक चिल्ड्रन को, हर एक पर्सन को, हर एक इलिटरेट पर्सन को। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं जिन्हें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। देन गोल सेट किए जाते हैं, यानी टारगेट सेट किए जाते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए हमारा 5 इयर्स के अंदर अंदर। तो इस टाइप से गोल सेट किए जाते हैं फॉर एवरी 5 इयर्स।
रिसोर्सेज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ नेशनल प्लान। और जब ये प्लान बना लिया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाती है, उसके बाद सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज इस प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यानी हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना मनी चाहिए, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो सब उसी अकॉर्डिंग होता है, हमारे नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग, ऑल्सो नोन एज 5 ईयर प्लान्स। अब इंडिया में हम इन प्लान्स को, अपने प्लान डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उन्हें हम 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है हम अपने 5 ईयर्स तक के लिए प्लान्स बना के रखते हैं। यानी आज हमने प्लान बनाया है और हम ये देखना चाहते हैं कि 5 ईयर्स में हमारी क्या पोजीशन होगी। यानी कि हम 5 ईयर्स के लिए प्लान बना के चल रहे हैं, 5 सालों का प्लान हम बनाते हैं, 5 साल में कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, कितना इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए, उसको लेके हम प्लान्स बनाते हैं फॉर एवरी 5 ईयर्स। इसीलिए इन्हें 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है, जो कौन बनाता है, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन जो है, इसे भी हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। व्हाई प्लानिंग वाज नीडेड? अब प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, क्यों हम प्लान करते हैं सारी चीजें नेशनल डेवलपमेंट के, क्यों हम प्लान करते हैं? The leaders believed planning was necessary because to reduce poverty and inequality। अब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोगों को अपने देश में गरीबी कम करनी है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर हमें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है अपने सिटीजन्स को, तो हमें प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हम सही से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी नेशनल इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इसी की वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, गरीबी देखने को मिलेगी। और इसी वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम यूएसए पे डिपेंड ना हो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, हम फूड आइटम्स के लिए किसी और देश पे डिपेंड ना करें, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इतने सफिशिएंट हो जाएं कि हम अपने देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए खुद से फार्मिंग कर सकें, खुद से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। टू डेवलप इंडस्ट्रीज, अब हमें अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवानी थी, अपनी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप करवानी थी, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी। टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, और जब ये सारी इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो अपने ही आप जो सिटीजन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करेगी, यानी कि अच्छी बेटर लाइफ मिल पाएगी सभी सिटीजन्स को। हमें उनकी बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है सिटीजन्स की, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से लीडर्स जो थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया। वो जानते थे कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने प्लानिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया और उसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई, जो 5 इयर्स के लिए प्लान्स बनाते हैं। हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए 5 इयर्स तक के लिए प्लान्स बनाते हैं और उन प्लान्स के ही अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक हम या कह लो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना काम करती रहती हैं, लॉज एंड पॉलिसीज बनाती हैं, रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे बजट पास होता है तो हर एक डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर का अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, मनी जो है वो बांट दी जाती है, रिसोर्सेज बांट दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने नेशनल प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद ऑन ग्राउंड सारे जो लॉज, पॉलिसीज या जो कुछ भी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है वो करती है गवर्नमेंट। तो ये सब हमने आज के वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अब सबसे पहले पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या है वो जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट अप्रोचेस जो इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या है? सबसे पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिबेट्स अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, यानी
यानी हमने आजाद होने के बाद अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। काफी सारे अलग अलग जो लीडर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी के अपने खुद के ओपिनियन थे। उन्होंने डिबेट्स की, डिस्कशंस करी कि हमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके लिए डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए। काफी सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली, डिफरेंट सिस्टम्स पर बेस्ड, डिफरेंट स्ट्रैटेजी पर बेस्ड, और उसके बाद जाके हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करी है इंडिया ने फॉर आवर इकोनॉमिक बूस्ट, फॉर आवर नेशनल डेवलपमेंट। तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली डिफरेंट लीडर्स के बीच में कि हमें किस टाइप का सिस्टम, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज डिबेट्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस। अब यही जो पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं अमंग डिफरेंट पार्टीज, अमंग डिफरेंट लीडर्स, इन सभी के बीच में जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही हैं, इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ये जो डिबेट्स हैं इसी को कहा गया पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अब इतनी सारी डिबेट्स चल रही हैं, काफी सारे जो लीडर्स हैं वो अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं। सभी लीडर्स का अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, खुद का ओपिनियन था कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम उन्हीं सब स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, उस डिबेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेस, यानी कि डिफरेंट डेवलपमेंटल रिलेटेड जो अप्रोचेस हम लोग अडॉप्ट कर सकते थे और हमने करी भी हैं बैलेंस्ड वे में। हमने सारे अप्रोचेस जो है, सभी लीडर्स के जो आइडियाज हैं उन्हें ध्यान में रख के एक बैलेंस्ड अप्रोच हमने अडॉप्ट करी है। तो हमने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा है, लीडर्स जो है उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशंस किया, अपने ओपिनियंस कैसे शेयर किए, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी रही है। कुछ लीडर्स जो इसका सपोर्ट करते थे उन्होंने क्या कहा कि हमें मेनली इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए। मेनी लीडर्स बिलीव दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहते थे, जो लीडर्स इस स्ट्रैटेजी के फॉलोअर्स थे, यानी कि कुछ ऐसे लीडर्स थे हमारे जो चाहते थे कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, और उन लीडर्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, अगर हम अपनी कंट्री में हैवी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो हमारे देश का विकास जल्द से जल्द हो सकेगा। यानी कि अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ करवाएंगे तो ओवरऑल हमारे पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा, ये कहना था इन लीडर्स का। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सम लीडर्स बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब कुछ जो हमारे लीडर्स हैं उनका ये भी कहना था कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जहां पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर के टुवर्ड्स। हमें प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ करवानी है जिससे कि हम सेल्फ रिलायंट हो सके, हमें यूएसए से या किसी भी दूसरे देश से हमें इंपोर्ट ना करवाने पड़े अपने फूड आइटम्स, हम अपनी पॉपुलेशन का पेट खुद भर सकें। तो उसके लिए ये लीडर्स जो हैं वो चाहते थे कि हम सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस करें और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट पे। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो रूरल एरियाज में रहते थे, तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे, रूरल लेवल पे अगर हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, रूरल पीपल को हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे देश का विकास जल्दी होगा। इसलिए कुछ लीडर्स जो हैं वो चाहते थे कि हम एग्रीकल्चर पे अपना मेन फोकस रखें, रूरल डेवलपमेंट पे मेन फोकस रखें, जो किया भी है इंडिया ने। डिफरेंट सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, सीड्स खरीदने के लिए पैसे देते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो सब प्रोवाइड की जाती है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करवाया जाता है बाय लोकल गवर्नमेंट। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और साथ ही साथ अपने रूरल डेवलपमेंट पे मेन फोकस हमारा देखने को मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन एरियाज पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। देन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की भी ये एक डिबेट चलती रहती है। तो पब्लिक सेक्टर के जो फॉलोअर्स थे, जो लीडर्स, उनका क्या कहना था, सपोर्टर्स बिलीव्ड इट वुड इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वल डेवलपमेंट। अब कुछ लीडर्स जो है उनका मानना ये था कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस रखेंगे, यानी कि
ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू ओन किए गए हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस पे हम फोकस करेंगे, उन्हें स्टैब्लिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास जल्दी होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट हैंडल कर रही है सारे इंस्टीट्यूशंस को, तो इसका मतलब क्या है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी के साथ जस्टिस होगा, यानी कि सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के गवर्नमेंट काम करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा इन गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में। और क्योंकि यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए सिटीजंस के लिए ये पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना था कुछ लीडर्स का। देन जो प्राइवेट सेक्टर के जो फॉलोअर्स थे उनका क्या कहना था, सपोर्टर्स बिलीव्ड इट वुड एनकरेज एफिशिएंसी एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब प्राइवेट सेक्टर के जो फॉलोअर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उनका क्या कहना था कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पे मेन फोकस रखेंगे, यानी कि अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ग्रो करने का चांस देंगे, अगर हम प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये सब ग्रो करेंगे। और क्योंकि ये कैपिटलिस्ट जो है, जो प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, काफी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, काफी एफिशिएंटली, यानी कि काफी सही तरीके से काफी अच्छा काम करते हैं, और रिजल्ट भी मिलता है उसका हमें, कैसे, इकोनॉमिक बूस्ट के तौर पे। यानी कि ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, अगर हम इन्हें ग्रो करने का चांस देंगे, तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत रैपिडली बूस्ट करेगी। अब जैसे हमने देखा यूएसएसआर में क्या किया जा रहा था, यूएसएसआर में हमें देखने को मिला कि हम जो वहां की गवर्नमेंट थी वो सोशल वेलफेयर के लिए काम किया करती थी, सब कुछ सही चल रहा था, सिटीजंस जो है उन्हें उनकी बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रही थी गवर्नमेंट। बट अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो यूएसए के कंपैरिजन में रशिया की, या कह लो यूएसएसआर की इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी। तो यूएसए जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करा जाता था, जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता था, वहां की इकोनॉमी बहुत रैपिडली बूस्ट कर गई। और यूएसएसआर जहां पे हम प्राइवेट ओनरशिप नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, वहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, बल्कि गरीबी देखने को मिली, बाद में जाके डिसइंटीग्रेशन के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, इनइक्वालिटीज देखने को मिली, जो कुछ लोग थे वो बहुत ज्यादा ही अमीर थे, और काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा गरीबी से सफर कर रही थी। तो इस टाइप के केसेस हमें देखने को मिले। तो इसीलिए इन सपोर्टर्स का, प्राइवेट सेक्टर के सपोर्टर्स का क्या कहना है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ करवाएंगे, अगर हम इंडिविजुअल्स को उनकी फुल कैपेबिलिटी, उनके फुल पोटेंशियल का यूज करने देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो कैपिटलिस्ट हैं वो काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और अपने ग्रोथ पे मेन उनका फोकस रहता है, अपने बेनिफिट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट अगर है हमारी कंट्री में, कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, और अगर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरऑल पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर पे हमें मेन फोकस रखना चाहिए। अब आउटकम क्या निकला इस डिबेट का, इंडिया अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया जो है उसने एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करी, यानी इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, हमने इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया, हमने हैवी इंडस्ट्री सेटअप करी इंडिया में, गवर्नमेंट ओन भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी हमने मौका दिया कंपनी सेटअप करने का और ग्रो करने का। देन हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे भी हमने मेन फोकस रखा अपना, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, कितनी लॉज एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, और काफी सारे गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस रूरल एरियाज में सेटअप भी किए गए हैं, जिससे कि कम रेट पे, यानी कि कम पैसों में हम काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके रूरल एरियाज के लोगों को। अब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये भी एक अलग डिबेट चलती रहती है। पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएं डिफरेंट एरियाज में, और प्राइवेट सेक्टर के लोग चाहते हैं, सपोर्टर्स चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए, ग्रो करने का चांस दिया जाए। तो ये मेन डिबेट रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पे हमें एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उतने अच्छी तरह से आपको वो पूरा माहौल नहीं मिलेगा जो आपको प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है वो आपको पता होगा, काफी ज्यादा भीड़ होती है, लंबी लाइंस में लगना पड़ता है, आपका एक तरह से इलाज जो है, आपका ट्रीटमेंट जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, आपको एक अलग रूम मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सब कुछ बढ़िया होगा, एडवांस मशीन्स का यूज किया जाएगा, जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो सभी डॉक्टर्स जितनी जल्दी हो सके आपको ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वेट करना पड़ता है। तो एफिशिएंसी कहाँ देखने मिल रही है, यानी कि आपको कहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में। बट एक प्रॉब्लम आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में, वो क्या है कि यहाँ पे आपको पैसा बहुत लगाना पड़ता है, पैसा बहुत पे करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपका कम रेट पे या कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। बट एफिशिएंसी तो हमें कहाँ देखने मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये डिबेट्स चलती रहती हैं। तो एक तरह से ग्रो करने के लिए हमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों की जरूरत थी, और इसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। और इंडिया ने क्या किया है, सभी ये जो डिफरेंट आइडियाज दिए हैं लीडर्स ने, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने सभी लीडर्स की बात मानते हुए इन सभी सेक्टर्स में ध्यान देना, इन सभी सेक्टर्स पे मेन फोकस रखा है इंडिया ने। हर एक सेक्टर की ग्रोथ में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना अच्छा रोल प्ले करती है। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या होता है। जो हमने इतनी ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस अभी हमने देखी, उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। जो डिफरेंट लीडर्स के बीच में जो डिबेट्स हुई थी कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। देन हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़े, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ी जो डिफरेंट लीडर्स ने सजेस्ट करी थी, जिससे कि हम इजीली बहुत रैपिडली अपना नेशनल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो उन सब स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। This is left and this is right, and for you this is left and this is right, right? But in politics the terms left and right refers to different political ideologies and views about economic development. तो हम politics पढ़ रहे हैं, political science पढ़ रहे हैं, तो politics में ये जो terms हैं left and right, इनका यूज हम करते हैं different ideologies को show करने के लिए, different ideologies को represent करने के लिए। left ideologies होती हैं, right ideologies होती हैं। अब जितना ज्यादा आप left ideologies की तरफ जाते जाओगे उतना ही ज्यादा आप सोशलिज्म, कम्युनिज्म इन सबको फॉलो करोगे। और अगर आप राइट आइडियोलॉजीज की बात करो तो यहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स में हम इन टर्म्स का यूज करते हैं टू शो और टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? द लेफ्ट बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी। अब ये मान लो लेफ्ट का मतलब है सोशलिज्म, लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है वो है सोशलिज्म, जहां पे हम वही यूएसएसआर वाला जो सिस्टम है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसको फॉलो करते हैं। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर्स होंगे उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ओवर द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ही सब कुछ मैनेज करे, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसे ही सब कुछ सही से मैनेज करना है, इनइक्वालिटीज खत्म करनी है, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को काम करना है। तो इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे जो हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे लेफ्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। देन रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, रिच वर्सेस पुअर के बीच में जो गैप है उसे खत्म कर रहे कौन? गवर्नमेंट, ये माना जाता है। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड पुअर पीपल, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाए। सुनने में अच्छा लग रहा है, हालांकि ये आइडियोलॉजीज भी अच्छी हैं अगर इन्हें सही से फॉलो किया जाए। यूएसएसआर में भी सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया था, बट वहां पे क्या किया गया? यूएसएसआर में अथॉरिटेटिव रूल आ गया। गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करोगे, आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करोगे। और गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट ने लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दिए, उनके जो इश्यूज हैं सॉल्व करना बंद कर दिया, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश
कर रही थी वहां पे गवर्नमेंट, और इसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी अच्छी है बट इसे फॉलो करने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं उन्हें गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, वेलफेयर स्कीम्स निकालेगी, पॉलिसीज निकालेगी गवर्नमेंट, यानी सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ओवर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो प्राइवेट ओन्ड ना हो, प्राइवेट ओनरशिप ना हो उन इंडस्ट्रीज की, बल्कि गवर्नमेंट इन सारे इंडस्ट्रीज में मेन फोकस रखे, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट सही से होता रहे। लेफ्ट पार्टीज जनरली सपोर्ट सोशलिज्म। अब लेफ्ट पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज, वो किसको फॉलो करती हैं? सोशलिज्म को। अब राइट आइडियोलॉजी क्या है? द राइट बिलीव्स दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड प्ले अ लार्जर रोल। अब राइट आइडियोलॉजी जो है इसमें ये मानना होता है हमारा कि प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे प्राइवेट सेक्टर पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए फॉर आवर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी तो हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ होगी। इट सपोर्ट्स लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या देखने मिलता है? कैपिटलिज्म सिस्टम है यहाँ पे हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यहाँ हम क्या चाहते थे लेफ्ट आइडियोलॉजी में कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ओवर इंस्टीट्यूशंस, बट राइट आइडियोलॉजी में ये मानना रहता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड की जाए, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें चांस दिया जाए आगे बढ़ने का, तो प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, राइट्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, कहां पर? राइट आइडियोलॉजीज में, यानी कि कैपिटलिज्म में। मोर फ्रीडम फॉर बिजनेसेस। अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पे कोई भी रोक टोक ना हो, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, आपको पूरी आजादी हो, फ्रीडम मिले आपको। जो प्रिंसिपल्स हम देखते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वो यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही फॉलो किए जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है? राइट आइडियोलॉजी में हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। अब ये जो सोशलिज्म हम फॉलो कर रहे हैं, तो सोशलिज्म में क्या होता है? हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं। जैसे आप भी देखते होंगे, हमारी भी सोसाइटी में हमें देखने मिलता है जो नॉर्मल हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये सब हम क्यों डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? सोसाइटी के अकॉर्डिंग। सोसाइटी हमसे जो एक्सपेक्ट करती है हम उस टाइप से रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि बदनामी ना हो समाज में हमारी। तो ये होता है सोशलिज्म, जहां पे हम सोसाइटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? हम इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए जाते हैं, हर एक पर्सन जो है उसका अधिकार है, उसे जैसे रहना है रहने दो, उसकी लाइफ है उसे जैसे जीना है जीने दो, ये माना जाता है कैपिटलिज्म में। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उसमें हमें मिक्स्ड अप्रोच देखने को मिलती है अगेन। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है, देन कैपिटलिस्ट जो है उन्हें भी मौका दिया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है उन्हें भी मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है ग्रो करने का। तो हमारी जो कंट्री है उसमें हमें मिक्स्ड अप्रोच देखने को मिली है, जहां पे हम लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी दोनों के सपोर्टर्स को देख सकते हैं अपनी ही कंट्री में। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों ही आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों को। तो इसीलिए एक मिक्स्ड अप्रोच हमने अडॉप्ट करी है जिससे सब कुछ सही से मैनेज किया जा सके। इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, सब कुछ सही से मैनेज करने के लिए अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो नीड्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने मिक्स्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया है इंडिया ने। तो इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो जो हमें लेफ्ट पार्टीज देखने को मिलती है, लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। सीपीआई जो है और सीपीआईएम जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं, ये दो पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ट एग्जांपल है लेफ्ट आइडियोलॉजी का। और यहाँ पे राइट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाली जो हमारे इंडिया में पार्टी है उसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो है बीजेपी। तो बीजेपी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइट पार्टीज, राइट आइडियोलॉजीज के फॉलोअर्स हैं बीजेपी। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसे फॉलो करती है? सोशलिज्म को, या कह लो कम्युनिज्म को। तो ये आइडियोलॉजीज हैं लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज। अब आई होप ये आपको पता चल गया है कि पॉलिटिक्स में लेफ्ट एंड राइट इन दोनों टर्म्स का क्यों यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब डिफरेंट जो लीडर्स हैं उन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए हैं फॉर डेवलपमेंट, यानी हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसको लेकर के डिफरेंट आइडियाज दिए थे अलग अलग लीडर्स ने। तो उसके बारे में ही हम आज के टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडर्स इन इंडिया हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट हाउ द कंट्री शुड डेवलप इकोनॉमिकली। तो इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंट जो लीडर्स थे हमारे इंडिया में, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अलग अलग ओपिनियन शेयर करे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली, जो कि हमने पढ़ा है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के टॉपिक में। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या है? यही सारे जो डिफरेंट आइडियाज हैं फॉर डेवलपमेंट, उनको लेके जब डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली डिफरेंट लीडर्स के बीच में, डिफरेंट पार्टीज के बीच में जो डिबेट्स चलती हैं, डिस्कशंस चलती हैं, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो अब डिफरेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए, अपने अपने आइडियाज उन्होंने रिप्रेजेंट करे सबके सामने कि कैसे हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इन डिफरेंट लीडर्स के आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ डेवलपमेंट। दीज आइडियाज फोकस्ड ऑन हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंप्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये आइडियाज दिए थे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आइडियाज उन्होंने क्या सोच के दिए, क्या माइंड में रखते हुए उन्होंने ये आइडियाज जनरेट करे, अपने ओपिनियंस किन सब बेसिस पे बनाए। पहला था कि कैसे हम लोग अपने देश में से गरीबी खत्म करें, यानी हम लोग अपने कंट्री में से पॉवर्टी कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आइडियाज इन सारे लीडर्स ने दिए। देन जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा करके सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो उसको लेकर के ये आइडियाज दिए हैं। देन इम्प्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अच्छी खासी वे ऑफ लिविंग हो, यानी कि एक अच्छे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सभी सिटीजन्स के लिए। तो उसको लेकर के ये सारे आइडियाज दिए गए हैं कि कैसे हम पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चरली कैसे ज्यादा सफिशिएंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने सिटीजन्स की। उसको लेकर के आइडियाज दिए हैं डिफरेंट लीडर्स ने। तो मेन आइडियाज कौन से हैं हमारे डेवलपमेंट को लेकर के? दैट इज फर्स्ट नंबर इज rapid industrialization. Many leaders believe that fast industrial growth was necessary for development. काफी सारे जो लीडर्स हैं उनका मानना ये रहा है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस रखेंगे, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवाएंगे, अगर हम हैवी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जैसे कि मशीनरीज और जो हमारे स्टील की, आयरन की इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर हम ये सेटअप करेंगे अपने देश में, तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, ऐसा मानना है कुछ लीडर्स का। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ से हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, ऐसा मानना था कुछ लीडर्स का। और इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी किया है जवाहरलाल नेहरू ने। देन सेकंड आइडियोलॉजी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सम लीडर्स आर्ग्यू दैट एग्रीकल्चर शुड बी द मेन फोकस, यानी कि कुछ लीडर्स जो है उनका ये मानना था कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमें अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपना बेस जो है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो बेसिक हमारा सेक्टर है फॉर आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमें उस पे मेन फोकस रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फूड आइटम्स हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करवा रहे हैं, यूएसए से इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, अपने ही देश में हमारे सभी लोगों का पेट भरने लायक इतना ज्यादा अनाज हमें ग्रो करना है, इतना ज्यादा हमें कल्टीवेशन करना है, जिससे कि हम इन टर्म्स ऑफ फूड किसी पे भी डिपेंड ना हो, किसी भी कंट्री पे डिपेंड ना हो। तो उसको लेकर के ये आइडिया दिया है कुछ लीडर्स ने कि हमें मेनली सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ पे मेन फोकस रखना चाहिए। देन थर्ड नंबर इज गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये जो आइडिया है ये गांधी की, जो महात्मा गांधी हैं, उनकी पॉलिसीज पर, उनकी आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है। दिस मॉडल एम्फसाइज्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब गांधीयन मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करनी है। जो हमारी कंट्री जो है उसकी जो बेसिक यूनिट है, यानी जो विलेज है, हमें वहां से स्टार्टिंग करनी है। विलेज बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी। हमें स्मॉल स्केल
इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करने हैं, यानी कि हमें सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज ही सेटअप नहीं कर रहे, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ पे हमें फोकस करना है। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दें, बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप कर दें और उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी चलाएं, तो ये सही नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ स्मॉल स्टार्टअप्स जो है वो भी स्टार्ट करने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन पे भी हमें अपना फोकस रखना है। देन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस यानी कि वो विलेजेस जो हैं, जो हमारे जो विलेजेस हैं इंडिया में, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो किसी भी चीज को लेके डिपेंड ना हो एक दूसरे पे या बाहर के देशों पे डिपेंड ना हो। हमारे विलेज में हम इतना ज्यादा अमाउंट में जो अनाज है वो कल्टीवेट कर लें कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही ना हो, और हमारे जो विलेजेस हैं वहां पे हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो विलेजर्स को चाहिए होती हैं। देन लेस डिपेंडेंस ऑन लार्ज इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पे हम कम डिपेंड करें और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो एटलीस्ट लोकल लेवल पे सारा जो काम है वो संभाल लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करनी है। तो एक तरह से गांधी मॉडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके लिए हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो भी सेटअप करनी है, हमें डिफरेंट स्टार्टअप्स की ग्रोथ करवानी है, विलेज जो हमारी बेसिक यूनिट है ऑफ आवर कंट्री उसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। देन सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल, दिस मॉडल सपोर्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज। अब सबसे पहले ये जो मॉडल है ये बेस्ड है यूएसएसआर के मॉडल पे। तो सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है जो इंडिया में की जाती है। दैट इज 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं इंडिया में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम गोल्स सेट करते हैं। इसे कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स, जो पहले बनाया करते थे प्लानिंग कमीशन, लेकिन आज जो है नीति आयोग कहा जाता है उसे। देन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज हैं स्पेशली जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उन्हें हम खत्म करें। तो ये सब माना जाता है सोशलिस्ट मॉडल में, सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल में। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसे सपोर्ट करते हैं, जहां पे वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बात करते हैं। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के बीच में जो डिबेट्स हैं वो चलती रहती हैं। तो डिफरेंट आइडियाज हमने डिस्कस करे। पहली बात, अगर हम इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाएंगे, डिफरेंट हैवी इंडस्ट्री सेटअप करवाएंगे अपने देश में, तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। कुछ का कहना ये है, तो कुछ जो लीडर्स हैं उनका कहना ये था कि हमें सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है, हमें एग्रीकल्चरली सेल्फ रिलायंट बनना है, एग्रीकल्चर के टर्म्स में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। देन गांधीयन मॉडल, यहाँ पे हमने बात करी कि बेसिक जो यूनिट है हमारी कंट्री की दैट इज विलेज, उनके डेवलपमेंट के लिए यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। देन सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पे हम यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए कि कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हमें काम करना है, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज लाएगी, किन सब डिपार्टमेंट्स में कितना जो एक्सपेंडिचर है वो लगने वाला है, उन सबको लेकर के हम प्लानिंग वगैरह करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि सारे डिफरेंट आइडियाज जो हमने पढ़े हैं आई होप ये आपको क्लियर हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज प्लानिंग। अभी तक हमने ये समझा कि प्लान डेवलपमेंट होता क्या है और डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया था। तो उन सब डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में हमने पढ़ा और इन कंक्लूजन हमें ये पता चला कि जो इंडिया है उसमें हमने मिक्स्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया है। हमने सभी लीडर्स की बात सुन के सही से फैसला लिया, बैलेंस्ड अप्रोच हमने अडॉप्ट करी इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब ये प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिलने के तुरंत बाद से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर हमें इतनी वास्ट कंट्री को, वास्ट पॉपुलेशन को हैंडल करना है, अगर हमें अपने देश का डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए
हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द डेवलप्ड नेशन बने, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए थी, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी थी जिसके थ्रू हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमने प्लानिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हमने प्लान डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिस्कशंस करनी स्टार्ट करी, जो कि हमने पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इस टॉपिक में पढ़ा था। देन प्लानिंग meant that the government would design a plan for the use of resources to achieve economic growth। अब प्लानिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है, बैठ करके प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं जब सब मिलके बैठ के प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे अपने देश का विकास करवाना है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज कौन सी होंगी, गोल सेट किए जाते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है, किस एरिया में हमें रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है प्लानिंग। यानी हमारे नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे फॉर आवर डेवलपमेंट, तो उसे कहा जाता है प्लानिंग। फॉर दिस द गवर्नमेंट सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950। और यही प्लानिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि ये 5 इयर्स के लिए प्लान बना के सेट किया करती थी। प्लानिंग कमीशन में जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। हम एक तरह से गोल सेट करते हैं कि हमें 5 इयर्स में अपने ये टारगेट्स फुलफिल करने हैं, हमें इतनी अचीवमेंट्स करनी है, हमें कितना विकास करना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, वो सब गोल सेटअप किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन के थ्रू। मेन फंक्शन क्या है प्लानिंग कमीशन के, टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स बनाती है प्लानिंग कमीशन, डिवाइड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, यानी कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं कि हमें इन पे तो फोकस रखना ही रखना है। तो यानी कि जो हमारी प्रायोरिटीज है वो हम सेट करते हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है उस पे हम ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करने की कोशिश करते हैं, उन सभी फील्ड में हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं डेवलपमेंट के लिए, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज जो है वो सेट करती है कौन, प्लानिंग कमीशन। अलोकेट रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट सेक्टर्स जो है, डिफरेंट फील्ड्स या डिपार्टमेंट्स जो है उनमें कितने रिसोर्सेज का किस टाइप से यूज किया जाएगा, उस सब पे जो प्लानिंग कमीशन है वो अपनी राय देती है। तो प्लानिंग कमीशन के ये मेन फंक्शंस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 ईयर प्लान्स बनाती है और साथ ही साथ ये हमारे प्रायोरिटीज एंड गोल्स सेट करती है फॉर आवर डेवलपमेंट विद इन 5 इयर्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 ईयर प्लान्स। और 5 ईयर प्लान्स जो है ये वो प्लान्स होते हैं जो हम अपने नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारा कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उसको लेकर के हम ये प्लानिंग करते हैं, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। कौन बनाता है 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन, जो कब सेटअप की गई थी 1950 में। अब 5 ईयर प्लान्स जो है इसमें क्या किया जाता है, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, इनिशियल फेज की बात करें, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ज्यादा देरी नहीं करी, 1950 में एक कमीशन, एक बॉडी हमने सेटअप करी, दैट इज प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान्स बनाती है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब 5 ईयर प्लान्स जो है इन्हें बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, हर एक छोटी डिटेल एड ऑन की जाती है जो कि हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इन सब के थ्रू डेवलपमेंट करवाया जाता है। हमारा जो भी हमारे प्रोग्राम्स स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है फॉर आवर डेवलपमेंट, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग। Each plan had specific goals for economic growth। अब हर एक प्लान जो है, जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, तो जो ये प्लान्स हैं, जो 5 ईयर प्लान्स हैं, इनमें अलग अलग अपनी प्रायोरिटीज और गोल्स सेट किए जाते हैं। जैसे कि अर्लियर टाइम की बात करें तो 1950 में जब ये स्टार्ट किया गया, 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या थी कि हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इस पे मेनली फोकस रखें, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस रखें। तो ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज थी। उसके बाद से सबसे पहले हमने इनिशियल टाइम पीरियड पे फर्स्ट जो हमें देखने को मिला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान
प्लान, उसमें हम लोगों ने मेनली फोकस रखा था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। देन जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट होने लगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगी, हम सेल्फ रिलायंट हो गए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद से हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस किया। यानी कि हर एक 5 ईयर प्लान जो है उसकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज होती हैं, खुद के गोल्स होते हैं। तो इस टाइप से हर एक 5 ईयर प्लान जो है वो हमारी प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अर्ली प्लानिंग, यानी कि हमने स्टार्टिंग से ही, यानी इंडिपेंडेंस गेन करने के तुरंत बाद से ही इंडिया जो है उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। अर्ली प्लान्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब हमने स्टार्टिंग के फेज में जब डेवलपमेंट के लिए हमने जो प्लान्स वगैरह बनाए थे, इसमें हमारा मेन फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि हमें प्राइमरी सेक्टर पे पहले हमने फोकस रखा अपना, उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे मेन फोकस रखा, देन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी रोड्स बनवाने हैं, ड्रेन्स बनवाने हैं, हाईवेज हमें बनवाने थे, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करवाना था, डैम्स, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे हमने फोकस रखा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने सिर्फ रेलवे लाइंस बनवाई थी जिससे कि वो अपने गुड्स जो हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए या रॉ मटेरियल्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें इजीली। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने सिर्फ रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन अब हम आजाद हैं, अब हमें अपने देश का विकास करवाना है, हमें डेवलपमेंट करना है, अपनी जो कंट्री है उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कह लो जो ब्यूटी है उसका भी ध्यान रखना है, सुंदरता का भी हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी कंट्री को ब्यूटीफुल नेशन बनाना है। तो उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस रखा अर्लियर फेज में, जिससे कि जो हाइजीनिक फैसिलिटीज जो हैं वो सब लोगों को मिल पाए। हर जगह अगर कूड़ा कचरा फैला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ड्रेन्स ओपनली रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बीमारियां फैलेंगी। तो उन सब ड्रेन्स को कवर करवाया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, तो उसमें हमने मेन फोकस रखा अर्लियर फेज में। हमने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन हमने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई। प्लानिंग कमीशन के मेन फंक्शन क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाती है प्लानिंग कमीशन, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर ईच सेक्टर एंड देन अपने जो हमारे डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड जो गोल्स हैं उन्हें सेट करती है। जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है, और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज या स्कीम्स बनाएगी फॉर आवर डेवलपमेंट वो इन्हीं प्रायोरिटीज के बेसिस पे बनाती है गवर्नमेंट। ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much. Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज द अर्ली इनिशिएटिव्स। अब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन से स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ आवर नेशन, तो वही सारे स्टेप्स जो हैं उन्हें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपने देश में सुधार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड several early steps to promote economic development. हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस गेन करने के तुरंत बाद से ही काफी सारे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। हमने काफी सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला रिफॉर्म जो हम लेके आए, चेंज जो ले गए, वो था लैंड रिफॉर्म्स। हमने लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए, यानी कि जो लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की हमने कोशिश करी, स्पेशली रूरल एरियाज में। इसमें हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स में मेनली हमने जमींदारी सिस्टम जो है इसे रिमूव किया। अब जमींदारी सिस्टम क्या था, अब इंडिपेंडेंस गेन करने से पहले इंडिया में क्या चला करता था, जमींदारी सिस्टम, जहां पे जो ब्रिटिशर्स और जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं पुअर पीपल, जो हमारे नेटिव सिटीजन्स थे वो, और ब्रिटिशर्स, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते थे जमींदार्स। इन दोनों को जोड़ के रखते थे जमींदार्स, इंटरमीडिएरी वाला काम करते थे जमींदार्स। तो जमींदार्स क्या करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे स्मॉल फार्मर्स से, और वो सारा टैक्स जो है वो कलेक्ट करके जमींदार
जमींदार ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में जमींदार क्या करा करते थे, वो थोड़े ग्रीडी हो गए, हम कह सकते हैं। लालच में आके उन्होंने क्या किया, अगर उनसे 50 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो जमींदार 70-80 रुपीज कलेक्ट किया करते थे पुअर पीपल से, स्मॉल फार्मर से, और उसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है, जितना ब्रिटिशर्स को देना है वो अमाउंट ब्रिटिशर्स को दे करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपने पास रख लिया करते थे। तो ऐसा करते थे जमींदार, अपनी पावर का ऐसे गलत फायदा उठाते थे। तो अब इस जमींदारी सिस्टम को खत्म किया किसने, हमारी गवर्नमेंट ने। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म किया और टैक्सेस सीधा कलेक्ट करने स्टार्ट किए सिटीजन से, यानी कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होगा, सभी से टैक्सेस कलेक्ट किया करती थी गवर्नमेंट इक्वली। डिस्ट्रीब्यूट लैंड मोर फेयरली अमंग फार्मर्स। अब जमींदार के पास क्या होती थी, बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा लैंड एरिया आता था जमींदार के अंडर में। अब उस जमीन को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैंड जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके बीच में, स्मॉल फार्मर्स के बीच में, यानी जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जमीन दी गई। जमींदार की जो बड़ी बड़ी जमीन थी उनमें से कुछ पार्ट जो स्मॉल पीजेंट्स थे उन्हें दिया गया, उनके बीच में लैंड एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें जमींदार पे डिपेंड ना होना पड़े, उनके पास खुद का छोटा सा खेत हो जहां पे वो फार्मिंग करके अपना गुजर बसर कर सके। रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेनेंट्स। अब टेनेंट्स यानी जो किराए पे जाके खेती कर रहे हैं, जो किराए पे जमीन लेते हैं, रेंट पे लेते हैं लैंड एरिया और वहां पे प्रोडक्शन करते हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके कल्टीवेशन से जो भी उन्हें अर्निंग हो रही है उसमें से एक अमाउंट एज अ रेंट वो उस जमीन के ओनर को दे देते हैं और बचा हुआ अमाउंट अपने लिए रख लेते हैं। ऐसे चलती है टेनेंसी। अब ये जो टेनेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अब क्योंकि हाई रेंट लगा दिया जाता था इनके जमीन पे, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो किसी जमींदार के अंडर में रह के काम भी नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को अपनी खुद की जमीन चाहिए, वो क्या करते हैं, रेंट पे जमीन ले लिया करते थे और बाद में जाके किराया यानी रेंट जो है वो बढ़ा दिया करते थे। जो ओनर्स थे वो रेंट बढ़ा दिया करते थे लैंड का, एक्सप्लॉइट किया करते थे टेनेंट्स को। तो इस टाइप से सिस्टम चला करता था। तो टेनेंट्स यानी कि जिन्होंने रेंट पे ली है जमीन, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि किसी को भी, किसी स्मॉल फार्मर को यहाँ तो जमींदार के अंडर में रह के खेती ना करना पड़े और ना ही किसी स्मॉल फार्मर को किसी दूसरे पर्सन से जमीन किराए पे यानी रेंट पे ना लेनी पड़े। उसके लिए जमीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल पीजेंट्स। सेकंड स्टेप लिया हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया, यानी कि सारे जो फार्मर्स हैं वो आपस में अपने सभी रिसोर्सेज को, सभी टूल्स को साथ में मिलके यूज करें, कलेक्टिवली यूज करें, एक दूसरे के साथ अपने टूल्स को शेयर करें फॉर फार्मिंग, मिलजुल के फार्मिंग करें। जब सारे फार्मर्स, तो उसे कहा जाएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। इंक्रीज एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, सभी के खेतों पे, क्योंकि अब गरीब लोग जो हैं जिनके पास एग्रीकल्चरल टूल्स नहीं है, जिनके पास मान लो ट्रैक्टर्स नहीं है, अगर उनको आप मदद कर दोगे थोड़ी, जो बड़े बड़े पीजेंट्स हैं अगर वो थोड़ी हेल्प कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अपने रिसोर्सेज को अगर शेयर करेंगे सारे फार्मर्स, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रैक्टर है और आपके पास कोई और टूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने जो टूल्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, आपकी भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो इस टाइप से कोऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने एनकरेज किया सिटीजंस को, स्पेशली फार्मर्स को, जिससे कि स्मॉल फार्मर्स की भी हेल्प होती रहे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया 1952 में टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्राम है ये भी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके मेन फोकस एरियाज कौन से थे, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इस प्रोग्राम के अंडर में। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट, यानी एजुकेशन जो है ये भी प्रोवाइड की जाने लगी रूरल एरियाज में। जो रूरल एरियाज में रह रहे जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए गए रूरल एरियाज में। हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई इन्हीं गांव वाले इलाकों में। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया गया कहाँ, रूरल एरियाज में। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली जो रोड्स हैं, जो ड्रेन्स हैं, ये सब बनवाई गई रूरल एरियाज में, जिससे कि हाइजीन मेंटेन की जा सके। जो वेल्स हैं इन सब का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई फॉर रूरल डेवलपमेंट। एंड लैंड सीलिंग पॉलिसी, ये भी मेजर रिफॉर्म है, ये भी मेजर स्टेप है, इनिशिएटिव है जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने लिया,
लैंड सीलिंग पॉलिसी क्या है? अ लिमिट वाज प्लेस्ड ऑन द मैक्सिमम लैंड अ पर्सन कुड ओन। अब यानी कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके पास 50 एकर्स ऑफ लैंड है, एक बहुत अच्छा किसान है, लार्ज लैंड ओनर है, उसके पास काफी ज्यादा जमीन है, 50 एकर्स ऑफ लैंड है, अच्छी खासी जमीन है, और गवर्नमेंट ने 20 एकर्स तक की परमिशन दी है, यानी हर एक पर्सन सीलिंग लगा दी, एक लिमिट लगा दी गवर्नमेंट ने कि सिर्फ 20 एकर्स जमीन ही एक पर्सन रख सकता है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम सिर्फ आप 20 एकर्स लैंड रख सकते हो, और जो बचा हुआ 30 एकड़ जो लैंड है वो गवर्नमेंट सील कर लेगी। गवर्नमेंट जो है उस लैंड एरिया को, जो रिमेनिंग 30 एकर्स हैं, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग दी सिटीजन्स। ये हमने अभी एग्जांपल लिया है, ये फैक्ट्स नहीं थे, यानी 50 एकड़ लैंड नहीं है, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, ये सीलिंग नहीं लगाई है, ये लिमिट नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने। तो मान लो एक लिमिट हमने प्लेस कर दी है कि इतना ही जो लैंड एरिया है वो एक पर्सन ओन कर सकता है, और जिस भी पर्सन के पास ज्यादा जमीन थी उससे रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया among small peasants. Extra land would be distributed among landless farmers. अब मान लो हमने जो सीलिंग लगाई 50 एकर्स की, हमने सीलिंग 50 एकर्स जो लैंड है एक फार्मर के पास है, अब 50 एकर्स में से सीलिंग लगा दी गवर्नमेंट ने 20 एकर्स की, यानी कि आप सिर्फ 20 एकड़ ऑफ लैंड रख सकते हो। अब ये 20 एकड़ ऑफ लैंड उस पर्सन ने ले लिया, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग लैंडलेस फार्मर्स। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन फार्मर्स के पास जमीन नहीं है, उन फार्मर्स को ये जमीन रिमेनिंग लैंड है वो दे दी जाएगी। तो इस टाइप से ये पूरा सिस्टम चलता है लैंड सीलिंग पॉलिसी का। लेकिन इससे भी बचने के लिए जो लोग हैं उन्होंने काफी सारे जुगाड़ किए हैं, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 60 एकर्स ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने 20 एकर्स पे लिमिट लगा दी है, सीलिंग लगा दी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो फादर हैं, जो मेरा भाई है, मम्मी है, इन सबके नाम पे जमीन कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरे नाम पे सिर्फ 20 एकर्स हैं और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स के पास है। तो इससे इस तरह से बचने के लिए लोगों ने जुगाड़ करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से ये लैंड सीलिंग पॉलिसी का उतना फायदा नहीं हुआ, उतनी ज्यादा जमीन नहीं मिल पाई लैंडलेस फार्मर्स को। तो हमने ये सारे इनिशिएटिव्स देखे जो हमने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लिए थे, ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लिए थे हमारी कंट्री को, हमारे सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। रिफॉर्म्स लेके आए, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे हमने जमींदारी सिस्टम खत्म करी, टैक्सेस जो है अब जमींदार कलेक्ट नहीं करते थे, सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम लोग। और कोऑपरेटिव फार्मिंग को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए लोगों को एनकरेज किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में जो कब पास किया गया था 1952 में, तो इस प्रोग्राम के अंडर में फोकस एरियाज जो है हमारे वो ये सब हैं, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप करवाया रूरल एरियाज में। लैंड सीलिंग पॉलिसी के बारे में हमने जाना, जहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना लैंड एरिया ओन कर सकता है, उस पर हम लिमिट लगा देते हैं, दैट इज लैंड सीलिंग पॉलिसी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज द 5 ईयर प्लान्स। अब 5 ईयर प्लान्स क्या है उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और जो हमारे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स जो रहे हैं उनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, डिस्कशंस करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स होते क्या है? तो 5 ईयर प्लान इज अ गवर्नमेंट प्लान। अब 5 ईयर प्लान एक ऐसा गवर्नमेंट प्लान है जिसे हम क्यों बनाते हैं, ये प्लानिंग हम क्यों करते हैं, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगले 5 सालों के अंदर अंदर हमारा कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उसको लेकर के हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। यानी कि 5 साल के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, 5 साल में हमारा कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, 5 ईयर्स के लिए हम अपने टारगेट सेट करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी सेटअप करते हैं, गोल्स जो है वो सेटअप करते हैं, और इसी प्लानिंग को कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स, जो हम अपने अगले 5 सालों के लिए बना रहे हैं। तो 5 ईयर प्लान्स जो है ये कौन बनाती है? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई? 1950 में, और 5 ईयर प्लान जो है वो
1951 ऑनवर्ड्स बनाने स्टार्ट किए गए। तो 5 ईयर प्लान्स जो है उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ 5 ईयर प्लान्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम आजाद हुए थे, यानी जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तब इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी। पॉवर्टी थी, गरीबी थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही थी और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। इवन हमारे पास इनफ फूड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स नहीं थे, हमें इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे फूड आइटम्स यूएसए से। तो हम लोग एग्रीकल्चरली सेल्फ रिलायंट नहीं थे, हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मंगवाने पड़ रहे थे, इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे अपने देश में इंडिपेंडेंस के बाद। तो बहुत बेकार सिचुएशंस थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हमने क्या किया, यानी हमारे जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू और जो दूसरे हमारे इंडिपेंडेंट लीडर्स रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है फॉर आवर इंडिपेंडेंस, तो उन सभी लीडर्स ने क्या किया, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। अब ये 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए एक बॉडी स्टैब्लिश करी गई, सेटअप करी गई, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन कब सेटअप करी गई? 1950 में, और 1950 ऑनवर्ड्स हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखने को मिला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाया 1951 से 1956 तक का, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस 5 ईयर प्लान के? इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें अपने कंट्री की इकोनॉमी जो है उसे बूस्ट करना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने ये 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते थे। जो भी हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे हैं उसमें हम अपनी प्रायोरिटी सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, हमने अपने फूड प्रोडक्शन पे फोकस किया। हम यूएसए से इंपोर्ट करवा रहे थे फूड आइटम्स, तो हम इस खर्च को, ये जो हम एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करवाने के लिए, इसे कम करने के लिए हमने क्या सोचा कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने देश को इतना मजबूत करना होगा, हमारे प्राइमरी सेक्टर को इतना ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमें फूड आइटम्स के लिए किसी और देश पे डिपेंड करने की नौबत ना आए। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ये 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। हमें हमारे ये टारगेट्स थे जो हमें फुलफिल करने थे। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या करना था, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना था, हमें एग्रीकल्चरली सेल्फ सफिशिएंट होना था, इंडस्ट्रीज डेवलप करवानी थी, अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करनी थी, गरीबी जो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सब हमें खत्म करनी थी प्रॉब्लम्स। सोशल इविल्स जो हैं, जैसे इनइक्वालिटीज हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो, कास्ट सिस्टम हो, ये सब हमें खत्म करना था इंडिया से। ये सारी इनइक्वालिटीज जो है, चाहे सोशल इविल हो या पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमें कोई भी इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, उसे हमें खत्म करना था। और साथ ही साथ लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इंप्रूव करना था, यानी सभी लोगों को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिल पाए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो सभी के, अच्छी खासी लाइफ वो जी पाए, बेसिक नीड्स जो है वो सभी लोगों की फुलफिल हो पाए, ऐसी लाइफ हमें प्रोवाइड करनी थी अपने सिटीजन्स को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ये सारे वो टारगेट्स हैं जो फुलफिल करने के लिए, जिन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। अब सबसे पहला जो हमने 5 ईयर प्लान बनाया था उसमें हमारी मेन प्रायोरिटीज कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कब से कब तक के लिए बनाया गया, 1951 से 1956 तक का, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया। फोकस्ड मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इसमें हमने अपने प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इसमें हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया। गवर्नमेंट जो है उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा लॉज वगैरह बनाए, सब्सिडीज प्रोवाइड करी फार्मर्स को। हमने देखा था लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी गई डिफरेंट फार्मर्स में, लैंडलेस फार्मर्स जो हैं उनके बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी गई, और साथ ही साथ क्या किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज भी गांव-गांव तक पहुंचाई गई, यानी कि वेल्स जो हैं वो बनवाए गए, ट्यूबवेल्स वगैरह जो हैं ये सब बनवाए गए गांव-गांव में, जिससे कि सभी फार्मर्स जो हैं उनके इरिगेशन रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो सभी फार्मर्स को हम दे सकें। एम वाज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया उसके लिए हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि सबसे पहले हमें अपने रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसकी इतनी ग्रोथ करवानी है, हमें इतना ज्यादा प्रोडक्शन हमें
हमें करवाना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कि हमें यूएसए पे डिपेंड ना होना पड़े फॉर आवर फूड आइटम्स। तो अपने खाने के लिए अपने जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन जो है, उनके सर्वाइवल के लिए हमें किसी और देश पे डिपेंड ना करना पड़े, इसके लिए सबसे पहले हमने अपने फूड प्रोडक्शन, जो बेसिक नीड है, जो खाना जो सब लोगों को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो वो हमने अपने देश में प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट किया फूड का, यानी कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए एग्रीकल्चर के टर्म्स में। इस पे मेन फोकस रहा हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी। देन सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया 1956 से 1961 तक के लिए, ये सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया एंड इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट करवा रहे थे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, उस टाइम पे हमने जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो सब हमने सेटअप करवानी स्टार्ट करी अपने देश में। हैवी इंडस्ट्रीज हमने सेटअप करवाई बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ पीसी महालानोबिस। और ये जो आइडिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया है, वो किसके आइडियाज पर बेस्ड है? पीसी महालानोबिस। ये एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनके ही आइडियाज पर बेस्ड हमने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, क्योंकि इन्होंने हमें बताया, पीसी महालानोबिस जो है, इन्होंने हमें महालानोबिस मॉडल भी दिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा। अगर अपने देश का डेवलपमेंट करवाना है हमें, तो हमें इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, उन्हें हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक बूस्ट के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करवाना ही पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना पड़ेगा अपनी कंट्री में। ये आइडिया था किसका? पीसी महालानोबिस का। अब जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालानोबिस के आइडिया पर बेस्ड था, वैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ये किसके आइडियाज पर बेस्ड था? के एन राज। के एन राज जो है, इनके आइडियाज पर बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ये किसके आइडियाज पे बेस्ड है? के एन राज। और सेकंड 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं? पीसी महालानोबिस। तो ये दो हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान्स जो थे, जो हमारे अर्ली 5 ईयर प्लान्स थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इन 5 ईयर प्लान्स में हमने अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया हो, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी सिटीजन्स को, हमने हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई डिफरेंट एरियाज में। ऐसा ही सेकंड 5 ईयर प्लान में भी सिर्फ हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, जो डेथ रेट बढ़ रहा था हमारी कंट्री में, उसे कम करने की कोशिश करी। हमने प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी, सोशल इविल्स जो है उन्हें खत्म करने की कोशिश करी। लेकिन हम जनरल लेवल पे बात करें तो दोनों 5 ईयर प्लान्स जो हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। अब हमने आज के वीडियो में डिस्कशन किया 5 ईयर प्लान्स को लेकर के। 5 ईयर प्लान्स क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, हमने इन दोनों 5 ईयर प्लान्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे थे, जो भी हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि जब तक हम अपने देश में इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे, हमारे सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी, तब तक हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमारे लीडर्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया। हमारे लीडर्स का मानना ये था कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करवाएंगे अपनी कंट्री में, अगर हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करवाएंगे, तो हमारे देश का डेवलपमेंट यानी विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इस पे हमने मेन फोकस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज सीन एज अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना गया? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज के थ्रू हम क्या कर सकते थे?
प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे नेटिव सिटीजन्स को चाहिए, इंडिविजुअल्स को चाहिए, उन सबको हम वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकते थे अपने ही इंडियन मार्केट में, अपनी ही इंडस्ट्रीज में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते थे। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट करने के पर्पसेस के लिए, यानी कि इन शॉर्ट अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट करी अपने देश में। देन हमने इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वहां पे काम कौन करेगा? वर्कर्स। तो जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं उन्हें वर्कर्स की तलाश रहेगी, उन्हें काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। तो इससे क्या हो रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो बेरोजगार हैं उन्हें हम अपने अंडर काम में रख रहे हैं, हम वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो जॉबलेस पीपल हैं उन्हें काम मिल रहा है और अपनी लाइफ जो है उसे सही से जीने के लिए, अपनी फैमिली को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वो अर्न कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए वो अर्न कर पा रहे हैं। तो हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है इंडस्ट्री सेटअप करके। देन अब इन इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या हो रहा है, हम ज्यादातर प्रोडक्शन अपने देश में कर सकते हैं और इसी की वजह से हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। हम इंडिपेंडेंटली अपने ही देश में अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज के होने से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स जो है अपने ही देश में बना रहे हैं, हम अपने ही गुड्स का यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हम कंज्यूमर्स को उनके सारी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी की वजह से हमें फॉरेन इंडस्ट्रीज जो है, फॉरेन कंट्रीज जो है उन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फोकस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जो है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंस के बाद की ही बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे लीडर्स थे उनका ये मानना था कि अगर हमें अपने देश का विकास करवाना है तो हमें सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज जो है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो हमें सेटअप करनी पड़ेंगी अपने देश में, जैसे कि मशीनरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जो हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस प्रोवाइड करें। जैसे कि मशीन्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं, मेटल्स जो चाहिए, तो वो रॉ मेटल्स जो है, अगर हम आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो आयरन जो है, आयरन ओर में से सारी इंप्योरिटीज रिमूव करके जो रॉ यानी कि पिग आयरन होता है वो बनाती हैं आयरन एंड स्टील कंपनीज, और यही जो रॉ आयरन है, जो आयरन मेटल है, उसका यूज करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज अपने गुड्स बनाने के लिए, डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए। तो इसके थ्रू हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस एग्जांपल के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यानी जो रॉ आयरन बना रही हैं, उसे एज अ बेसिक मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं और तभी जाके वो अपना प्रोडक्शन कर पाती हैं, अपना काम कर पाती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या हुई, बेसिक इंडस्ट्री, जो एक तरह से बेस प्रोवाइड कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज को। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, वो एस्टैब्लिश करने पे मेन फोकस था हमारी गवर्नमेंट का। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज। अब ये जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज जो है ये सेटअप की गई हमारे देश में, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज। द एम वाज टू कंट्रोल की इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने ये पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हमें क्यों देखने को मिली, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप की जा रही थी, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल गवर्नमेंट का रहे और गवर्नमेंट सही से मैनेज कर पाए, इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर पाए। एंश्योर नेशनल डेवलपमेंट, और हमारे नेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है, अब क्योंकि एक नेशन के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी जो गवर्नमेंट के ही थ्रू ओन की गई थी और उनके डेवलपमेंट पे, उन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे फोकस रहा है गवर्नमेंट का, जिससे कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो। प्रमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, हम इकोनॉमिकली इतने ज्यादा वेल ऑफ हो जाए, हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर जाए, जिससे कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरे देश पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये सारे एम्स थे, ये सारे
ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे हमारे गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहते थे कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज सेटअप करें जिससे हमारे देश का विकास हो, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी। हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई जो गवर्नमेंट ओन थी, और ये गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप की गई, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ करवाई जा सके, सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो और हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी हो, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये भी बेस्ट एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पे मेन फोकस रहा है हमारा। सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके आइडियाज पर बेस्ड है? पीसी महालानोबिस। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि अगर हमें अपने देश का विकास करवाना है तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे अपना फोकस किया है, हमने ध्यान दिया है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक का था, ये 5 इयर्स के लिए ये प्लान बनाया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे हमारा फोकस था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखने को मिला। हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसमें हमारी मेन प्रायोरिटी ही थी, मेन हमारा गोल था कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है एंड विद इन 5 इयर्स हमें अपनी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करवाना है, अच्छे खासी अपनी इकोनॉमी ग्रो करवानी है इन 5 इयर्स में थ्रू आवर सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से ही हमारे लीडर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री सेटअप करवाई जिससे कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके, हमारे देश का विकास हो सके। और यही सब रिफ्लेक्ट होता है हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जिसे पीसी महालानोबिस के आइडियाज पर बनाया गया था। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके बारे में हमने आज के वीडियो में जाना। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इंडिया में हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं इंडिया में। तो उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? Decentralized planning means that planning is done at different levels rather than only by the central government. और in simple terms, decentralization का मतलब ये है जब हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर ना दे करके स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट दोनों को कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं है, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है लोकल लेवल्स पे भी, और उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होगी तो वो सेंट्रलाइजेशन है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अमंग लोकल एंड स्टेट लेवल। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है? जब हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही हम प्लानिंग ना करके स्टेट और लोकल लेवल पे भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यानी कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही हम प्लानिंग ना करके स्टेट एंड लोकल लेवल पे भी हम डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, और उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना वास्ट एरिया है, इतनी वास्ट नेशन है इंडिया, डाइवर्सिटी हमें बहुत देखने को मिलती है, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, डिफरेंट आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। अब सभी एरियाज जो हैं, सभी एरियाज की अपनी खुद की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद की अलग नीड्स होती हैं। अब उनकी नीड्स एंड उनकी प्रॉब्लम्स के ही अकॉर्डिंग हर एक लोकल एरिया पे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की जाती है। इस वजह से ही डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक लोकल एरिया की हम बात करें तो सिर्फ लोकल एरिया यानी एक छोटे से एरिया के जो भी इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हैंडल करेगी नहीं, तो उस लोकल एरिया के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो पावर है वो किसको दी जाती है? लोकल
गवर्नमेंट को, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लेवल पे, अर्बन एरियाज में, एंड रूरल एरियाज में होती है पंचायत। तो ये लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है जो उस एरिया के, एक लोकल एरिया के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं और सारे डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एरिया में, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोकल एरिया पे लोकल गवर्नमेंट। और इसी की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोकल एरियाज भी डेवलप करें, हमारी जो बेसिक यूनिट है यानी विलेजेस जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, यानी छोटी से छोटी जगह का डेवलपमेंट हो अगर हमारे देश में, हम ये चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है, यानी कि हमें लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देनी पड़ती है। लोकल लेवल जो है उस पर भी हम प्लानिंग करते हैं। तो नीड फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्यों हमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी होती है? डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। अलग अलग जो रीजन्स है, अलग अलग जो एरियाज हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, खुद की नीड्स हैं। उसके अकॉर्डिंग उन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि आपके जो नेटिव एरिया जो है, लोकल एरिया जो है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेप्स लेगी नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो इसीलिए अगर हमें लोकल इश्यूज को सॉल्व करना है तो लोकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर लोकल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होगी तो लोकल गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं कर सकती। पंचायत के पास अगर पावर नहीं होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कुछ पावर लोकल लेवल पे पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं देगी, तो म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत ये इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पाएंगी और इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। अब इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, रूरल एरियाज जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करती है पंचायत, अर्बन एरियाज में लोकल लेवल पे जो भी इश्यूज है उन्हें सॉल्व करती है म्यूनिसिपैलिटीज। यानी कि हमने क्या किया है, पावर शेयर करी है, तभी तो सारे जो लोकल लेवल के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाते हैं और इश्यूज को सॉल्व कर पाते हैं अपने तरीके से। इसका मतलब क्या है कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है अमंग डिफरेंट लेवल्स। लोकल अथॉरिटीज अंडरस्टैंड लोकल इश्यूज बेटर। अब लोकल अथॉरिटीज जो है, यानी कि अगर हमारे लोकल एरिया की हम बात करें तो यहाँ से हम जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसके थ्रू हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से इलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारे ही साथ वो इंसान रहा है, हमने जिसे इलेक्ट किया है वो पर्सन क्योंकि हमारे ही साथ रहता है, हम उससे, हमारी उससे जान पहचान है, वो हमारे ही एरिया में रहता है, तो वो पर्सन इजीली हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे एरियाज की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी उसी एरिया में रहता है, उसी तरह से जीवन जीता है जैसे कि हम जीते हैं। तो इस वजह से जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं, जो लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे जो इश्यूज हैं उन्हें इजीली समझ पाते हैं। लोकल इश्यूज जो हैं उन्हें इजीली लोकल अथॉरिटीज ही समझ पाती हैं। इट हेल्प्स इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। अब लोगों का कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डेवलपमेंट में? अब जो भी इश्यूज वगैरह हैं, कौन कौन से इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को ऐसे ही तो पता नहीं चलेंगे। तो अब जो पब्लिक है वो जाती है, वो जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहां पे अपने इश्यूज जो है वो फाइल करवाते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करवाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स लेती है। तो इस टाइप से लोगों का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वही गवर्नमेंट को बताते हैं, यानी हम लोग ही बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमें कौन से इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, हमें ये इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करो। हम इस टाइप से जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करो। तो हम इस टाइप से इनडायरेक्टली अपने डेवलपमेंट में इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इसीलिए जरूरत है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, ये नीड है हमारी अगर हम चाहते हैं कि लोकल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व किए जाएं इजीली और काफी अच्छे से एफिशिएंटली सॉल्व किए जाएं सारे इश्यूज। तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें भी पावर देनी पड़ेगी। रोल ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लोकल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जैसे पंचायत रूरल लेवल पे एंड म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लेवल पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं
हैं जो लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं। दीज बॉडीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकल नीड्स, यानी कि सिटीजन्स की क्या नीड्स हैं, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये सारी जो भी इश्यूज हैं, जो भी नीड्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं ये लोकल बॉडीज, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारी लोकल नीड्स को, हमारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सिटीजन्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये सब आइडेंटिफाई करना और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसका काम है? म्युनिसिपैलिटीज का एंड पंचायत का। इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही नहीं, जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी जो भी लॉज एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है वो सब ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है? इन्हीं लोकल बॉडीज का। एंश्योरिंग बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम लोकल लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपने एरियाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। डिफरेंट एरियाज जो हैं उनमें डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं डिफरेंट एरिया के लोग। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पानी जो है, पानी की जो समस्या रहती है, अब बेसिक नीड है हमारी वाटर। अब अगर पानी नहीं है किसी एरिया में तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सिटीजन्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब जो वाटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पाइपलाइंस पहुंचाने के लिए भी काफी सारे रिसोर्सेज लगेंगे, एक्सपेंडिचर खर्च होगा। तो ये सब ध्यान रखना कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कहाँ से हमें पाइपलाइंस लेके आनी है, किस टाइप से हमें लोगों को उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हमें प्रोवाइड करनी है, ये सब ध्यान में रखना। कहाँ पे हमें किस टाइप से रिसोर्सेज का यूज करना है, ये सब बातों का ध्यान रखती हैं हमारी लोकल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इसी वजह से लोकल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी हमारे लोकल इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व करने का काम किसका होता है? यानी लोकल इंस्टीट्यूशंस का। क्योंकि लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो होगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल पूरे नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोच के ओवरऑल पूरे नेशन के लिए लॉज पॉलिसीज बनाती है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलरली स्टेट लेवल के जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं एंड स्टेट लेवल के लिए एक्शंस लेती हैं। लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जिन पे ये ध्यान देते भी नहीं है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए बनाई गई है लोकल गवर्नमेंट, लोकल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, जो लोकल इश्यूज को सॉल्व करते हैं और हमारे जो भी इश्यूज हैं उन्हें बहुत एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। और इसी की वजह से हम लोग इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, हम अपने प्रॉब्लम से कोप अप कर पाते हैं इन्हीं सब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमारे इंडिया में की गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हमने सारी पावर नहीं दे रखी है, हमने स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है अमंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसी की वजह से हमारे लोकल इश्यूज भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोकल एरियाज पे जो होती हैं, उसके बाद भी हमारा इंडिया जो है आज भी प्रॉपरली एक यूनिफाइड नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, हम लोग यूनाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल इश्यूज को सॉल्व किया जाता है सही से, प्रॉपर सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है जिससे हमारे सारे इश्यूज जो हैं वो सुने जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी सुनी जाती हैं और इन्हें सॉल्व किया जाता है। डाइवर्सिटी जो है उसे ध्यान में रख के सारे लॉज वगैरह बनाए गए हैं, ऐसे लॉज बनाए गए हैं, ऐसा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है कि हम लोग सभी को इक्वली ट्रीट करें, सभी के साथ सही से बिहेव करें और लॉज एंड पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सभी की नीड्स को, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है इंडिया में इस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की वजह से, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की वजह से हम लोकल इश्यूज सॉल्व कर पाते हैं। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।